नमस्कार। स्वागत है आपका अफसरनामा सीरीज के इस छठे एपिसोड में। और इस छठे एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप पाँचवें एपिसोड में देखा होगा कि किस तरह से हमने बिहार से पूछे जाने वाले काफ़ी बहुमूल्य और काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा किया था और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कराया था। और उसी कड़ी में ये हमारा बिहार करंट अफेयर्स पर दूसरा वीडियो क्लास है, जिसके अंतर्गत 71वीं बीपीएससी पीटी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का संग्रह किया गया है। और इस क्लास को यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो तैयारी है उसको सशक्त बनाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो आइए हम अफसरनामा सीरीज के छठे एपिसोड में बिहार करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जो बीपीएससी पीटी के लिए समर्पित होगा। तो पहला जो प्रश्न है, बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो गया है, यानी दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और दोनों को मिला के कौन सा बैंक बनाया गया है? तो दोनों को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसके प्रयोजक बैंक कौन से होंगे। आपको बता दूं कि जो भी ग्रामीण बैंक हैं, कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले कई ग्रामीण बैंक हुआ करते थे। मुंगेर क्षेत्रीय, भागलपुर क्षेत्रीय, रोहतास क्षेत्रीय, ठीक है, ऐसे जो है कई थे, 8-10 थे। बाद में क्या हुआ कि सरकार ने उसको डिसीजन लेते हुए बिहार में मात्र 2 कर दिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और पहले जो है सभी ग्रामीण बैंक के अलग अलग प्रयोजक होते थे। ठीक है, और फिर जो है 2 ग्रामीण बैंक कर दिए जाने के बाद जो है दोनों का प्रयोजक कोई एक बैंक था, जिसका सवाल यहाँ है। अब सवाल उठता है कि जो एकीकृत हो गया है पूरे बिहार के लिए एक ही ग्रामीण बैंक जो रहेगा, तो उसका प्रयोजक कौन होगा? क्योंकि जो भी नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो वो सीधे रिजर्व बैंक से कनेक्टेड रहते हैं। परंतु जो ग्रामीण बैंक हैं तो उसके प्रयोजक बैंक होते हैं जो मुख्य वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक हैं, उनमें से कोई एक। तो ये बिहार ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक कौन से होंगे? तो आपका ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। आपको सोचना है, आप कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं, थोड़ा देर के लिए आपको समय देंगे। और बैंकिंग प्रणाली से मैंने जैसा कि बताया है अफसरनामा सीरीज के दूसरे वीडियो में मैंने बताया था इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत कि फाइनेंस एंड बैंकिंग से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। यूँ तो पूरे इकोनॉमिक्स मिलाकर 10 सवाल रह सकते हैं बीपीएससी में। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का सवाल है, चूँकि बिहार से सवाल है इसलिए बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको लिया गया है। और बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से लगभग 25 सवाल पूरे बिहार पर, संपूर्ण बिहार पर अगर बात करें तो 25 सवाल हो सकते हैं, और जिनमें से बिहार करंट अफेयर्स पर 5-6 सवाल हो सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर अगर आप लोगों ने सोच लिया होगा या नहीं सोचा होगा या अभी विश्लेषण कर रहे होंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक। बिहार ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अब दूसरा सवाल पर हम आते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिला के युवा क्रिकेटर, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, उनकी आईपीएल टीम कौन सी है? ठीक है, अब 4 ऑप्शन है। पहला है पुणे वॉरियर्स, दूसरा है पटना पायरेट्स, तीसरा है चेन्नई सुपर किंग्स, और चौथा है राजस्थान रॉयल्स। आपने देखा होगा किस तरह से 35 गेंदों पर ही शतक लगा दिया था, और माना जा रहा है कि मात्र 14 ही साल के हैं। ठीक है, और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कारनामा जो करके दिखाया है, तो निश्चित तौर पर ऐसा जो है विश्व में एकाध ही मौके देखने को मिले हैं जो कि इस बिहार के लाल ने कर दिखाया है कमाल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सोचना है कि ये आईपीएल की कौन सी टीम से खेलते हैं, कौन सी टीम से, आईपीएल की कौन सी टीम से खेलते हैं। पुणे वॉरियर होगा, पटना पायरेट्स होगा, चेन्नई सुपर किंग्स होगा, या राजस्थान रॉयल्स होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा सवाल पर आते हैं। तो तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि क्वेश्चन है
अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? ठीक है, बिहार के ऐसा कौन सा परियोजना है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? और जब प्रधानमंत्री के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है, निश्चित तौर पर उसको फंडिंग जो है केंद्र सरकार से होगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है दुर्गावती जलाशय योजना, दूसरा है कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना, अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, तीसरा है कोसी सिंचाई नहर परियोजना और चौथा है गंडक परियोजना। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो आप सोचिए ज़रा और समझिए कि कौन सा होगा। हाल ही में अगर करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे, हालांकि मैं बिहार करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करूंगा, पूरा संपूर्ण जो है जितना भी बिहार करंट अफेयर्स से बन सकते हैं सवाल, तो उतना सभी पर लगभग 100-150 सवाल का संग्रह आपके समक्ष लाऊंगा। चूँकि जो MCQ सवाल है उसको हल कराने में थोड़ा समय लगता है, उसको बनाने में भी समय लगता है, और वो जो होगा तो वो मैं एक साथ करा दूंगा। परंतु यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि अप्रैल 2024-25 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। जैसा कि आप जानते हैं कि नदी जोड़ो योजना, ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ नदियों में बाढ़ की स्थिति है और कुछ नदी जो है सूखे की स्थिति को झेल रहा है। तो ऐसे में अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो एक तरफ बाढ़ की स्थिति का समाधान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सूखे की स्थिति का भी समाधान हो जाएगा। तो ऐसे में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना भारत के उन तमाम सारे नदियों को जोड़ने वाली परियोजना में शामिल है जिसमें कि इन समस्याओं का, बाढ़ और सूखा की समस्याओं का निजात देना है। तो इसमें कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, आप इसमें इसका आंसर होगा बी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है भागलपुर के नाथनगर में, मुंगेर के तारापुर में, रोहतास के इंद्रपुरी में और नवादा के रजौली में। आपको इसके उत्तर बताने हैं। ठीक है, A, B, C, आप यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं दिया है, लेकिन ये A है, B, C, D, इसको अपने से आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भागलपुर के नाथनगर में, मुंगेर के तारापुर में, रोहतास के इंद्रपुरी में, ये 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कहाँ होगा? नवादा के रजौली में। नवादा के रजौली में बिहार का पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है, यानी एटॉमिक पावर न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाल ही में बिहार में युवा आयोग के गठन के पीछे क्या उद्देश्य थे? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा युवा आयोग, यूथ कमीशन का गठन किया गया है। इसके पीछे क्या उद्देश्य थे? अब देखिए, यहाँ पर हमने 4 सवाल को, 4 ऑप्शन को हमने जो रखा है, इस 4 ऑप्शन में आप समझिए तो आंशिक रूप से सभी सही है। ठीक है, और ऐसे भी सवाल आपको BPSC में पूछे जा सकते हैं जहां आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही है, और ऐसे में आपको वहां ढूंढना है कि सबसे सटीक और सबसे अधिक जो है इस क्वेश्चन को संपुष्ट करने के लिए सबसे अधिक जो प्रभावी उत्तर है वो कौन सा है, सबसे अधिक सटीक उत्तर कौन सा है। यानी सारे सही है लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में युवा आयोग के गठन के पीछे 4 ऑप्शन मैंने जो दिया है, तो वो है युवाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। फिर तीसरा है ऑप्शन C, युवाओं को राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से जोड़ने के लिए। और D, ये है युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो सारा ऑप्शन कहीं ना कहीं युवा आयोग के गठन के पीछे का उद्देश्य रहा होगा, लेकिन परंतु सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है युवाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है,
और जैसे ही रोजगार, सर्वांगीण विकास मतलब सारा विकास, इसका शिक्षा से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज़ का जब विकास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी इससे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। युवाओं को राष्ट्र प्रेम की भावना भी का भी विकास होगा। जो पढ़ा लिखा युवा होगा, जो रोजगार सक्षम युवा होगा, ठीक है, उसी में राष्ट्र प्रेम की भावना होगा, वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये 3 ऑप्शन जो है कम सही है और ये ज़्यादा सही है, ठीक है। यानी युवाओं को सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय, पक्षी संग्रहालय का मतलब हुआ वर्ड म्यूजियम, ठीक है, वर्ड म्यूजियम। और वर्ड म्यूजियम मतलब क्या है कि इसमें जीवित पक्षी नहीं रहेंगे, बल्कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों के मोन्यूमेंट्स होंगे या फिर उनके चित्र होंगे, ठीक है, और इसको भी देखकर आप आनंद ले सकते हैं। तो बिहार का दूसरा पक्षी संग्रहालय, यानी भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय, बिहार का तो पहला ही हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा पहला, बिहार का हो जाएगा पहला, ठीक है। लेकिन भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो होगा वो होगा क्या भागलपुर के कहलगांव में? आप ऑप्शन पर विचार कीजिए। दूसरा जमुई के नागी पक्षी अभ्यारण्य में, तीसरा बेगूसराय के कांवर पक्षी विहार में, चौथा वैशाली के बरेला झील में, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा जमुई के नागी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये बिहार का पहला ऐसा संग्रहालय बनाया जाएगा जिसमें कि, तो बिहार का ऐसा पहला म्यूजियम बनाया जाएगा, वर्ड म्यूजियम। और भारत में इस प्रकार का एक और म्यूजियम है, कहाँ है? तो भारत का जो पहला वर्ड म्यूजियम है वो कलकत्ता स्थित इंडियन म्यूजियम में एक अलग से वर्ड गैलरी है, यानी पक्षी का एक अलग से गैलरी है, उसी को माना गया है। और दूसरा जो है बिहार के नागी अभ्यारण्य में, यानी नागी वर्ड सेंचुरी में खोला जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, अभी एक आपने देखा होगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि नवादा के रजौली में स्थापित किया जा रहा है, वही जो है सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा जो बिहार का है, और इसकी कैपेसिटी 50 मेगावाट है। 50 मेगावाट कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? 50 मेगावाट का सबसे बड़ा, जो कि बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन है नवादा, बांका, कैमूर, औरंगाबाद। तो इसमें आपका सही जो जवाब होगा वो होगा बांका, ठीक है। यानी बांका में 50 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा नया विभाग बनाने से बिहार का 45वां विभाग कौन सा है? यानी बिहार सरकार द्वारा एक नया विभाग बनाया गया है और इससे बिहार सरकार के जो अंतर्गत विभाग है उन विभागों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। यानी पहले 44 विभाग था और 44 विभाग के बाद एक और विभाग बना है जिसके कारण इसकी संख्या हो गई 45। तो आपको बताना है ये 45वां विभाग कौन सा है। ऑप्शन है ए खेल विभाग, ऑप्शन है बी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ऑप्शन है सी खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ऑप्शन है डी इनोवेशन विभाग यानी नवोन्मेषी विभाग। तो इनमें से पहला जो ए आंसर है वो सही है, खेल विभाग। और बिहार सरकार द्वारा 45वां विभाग खेल विभाग को बनाया गया है। पहले यह विभाग कला, युवा एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत था, परंतु अब इसे स्वतंत्र दर्जा मिल गया है और इस तरह से बिहार का 45वां विभाग बन गया है खेल विभाग। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का ये सराहनीय कदम है। अगला सवाल है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने वाला 2 दिवसीय उत्सव यानी पहला शौर्य वेदना उत्सव
मार्च 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? चूंकि ये बिहार में आयोजित किया गया है इसलिए इससे सवाल बन रहा है। ठीक है, तो इसका आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर को ढूंढना है। पहला ए छपरा, बी मोतिहारी, सी भागलपुर और डी पटना। तो कौन सा और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, इसके जवाब को आप सोचिए। मैं आपको इसी सोचने के क्रम में बता देता हूँ, कम समय लेते हुए, कि ये मोतिहारी में किया गया। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने वाला 2 दिवसीय उत्सव, पहला शौर्य वेदना उत्सव, मार्च 2025 में मोतिहारी में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए विदेश भेजे गए भारत के प्रतिनिधिमंडल में बिहार के निम्न 2 सांसद शामिल थे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कि भारत द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कितना सही था, कितना ज़रूरी था, कितना सटीक था, और इसके लिए भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, जिसमें बिहार के 2 सांसद थे। तो ये 2 सांसद कौन कौन थे, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ऑप्शन है ए मनोज झा और रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी संजय झा और अश्विनी कुमार चौबे, ऑप्शन सी चिराग पासवान और मनोज झा, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद और संजय झा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ये आपके जेहन में होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये हम ह्यूमन माइंड का नेचर है कि पढ़ी हुई बातों को हम कुछ दिनों में भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में जो 2 सांसद थे वो थे रविशंकर प्रसाद और संजय झा। संजय झा और रविशंकर प्रसाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे, 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और उन्होंने भारत को बखूबी अपना पक्ष रखा। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य, यानी बिहार का फर्स्ट क्रोकोडाइल सेंचुरी किस नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है? बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है, ये आपको सवाल ढूंढना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पर आप विचार कीजिए कि कहाँ पर ये बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है बिहार के गोपालगंज ज़िले में। अब गोपालगंज ज़िले में कौन सा नदी बहती है, इससे आप गेस करिए। तो आप गेस करने के पश्चात फाइंड आउट करेंगे कि गोपालगंज में गंडक नदी बहती है, इसलिए राइट आंसर होगा बी। ठीक है, गंडक नदी के किनारे गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य अर्थात बिहार का फर्स्ट एलिगेटर सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गंडक नदी के किनारे गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। अब इस सीरीज का अंतिम सवाल पर चलते हैं, जो इस अफसरनामा 6 सीरीज का अंतिम सवाल होगा और वो आपके लिए, और सवाल है बिहार के किन किन जिलों में तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किन किन जिलों में तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा पटना के अतिरिक्त और अन्य जिलों में तारामंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन कौन से होंगे आपको चुनना होगा। यहाँ आपके लिए हमने कुछ ऑप्शन रखे हैं, पूर्णिया, भागलपुर और गया, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और मुंगेर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और जमुई, गयाजी, रोहतास और नालंदा। ठीक है, इन सवालों पर विचार कीजिए और ऐसे ही आप विचार करते करते किसी भी चीज़ का मंथन से जो हमारे अंदर स्टेबिलिटी बनता है ज्ञान का, जो हमारा मेमोरी पावर बूस्टअप होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना है तो उसमें रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में नई नई चीज़ें आती है और नई चीज़ें जितनी
जल्दी हमारे जेहन के में आती है और उतनी ही जल्दी निकल जाती है, और हम रोज़मर्रा के कार्यक्रम में अलग अलग कार्यों में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से हम कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं। इवन कि वह घटना भी याद नहीं रहता है कि क्या हुआ होगा। रोज़ हम पेपर में पढ़ते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, रेडियो में समाचार सुनते हैं, परंतु क्या है कि कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने का एक ही तरीका है, अब वो है रिवीजन। रिवीजन कैसे है कि जैसे ही आपने रात में कोई समाचार सुना या देखा टीवी में, तो अगले दिन उसको न्यूज़पेपर में पढ़िए, और न्यूज़पेपर में पढ़िए तो उसको अंडरलाइन करते जाइए। अब उनमें से कुछ चीज़ों को आप कॉपी में अपने नोटबुक में राइट डाउन करिए, और उसके बाद क्या करना है कि जब मंथली मैगजीन आता है तो उसमें पढ़ना है। आपने जो नोट्स बनाया उसको रखना है, पेपर का कटिंग वगैरह या फिर अपने नोटबुक में रखना है, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम के समय में एक काफ़ी इंटेंसिव रिवीजन करना है। तो जब तक किसी चीज़ को 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे, भूलना स्वाभाविक है। और करेंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही भूलेंगे। और बिहार का करेंट अफेयर्स जो अन्य कई जगह आजकल तो कई पब्लिकेशन वाले किताब भी निकालने लगे हैं। हम लोग के ज़माने में कोई पब्लिकेशंस नहीं होता था, और वैसे ही समाचार पत्र पढ़ते थे, रेडियो वगैरह सुनते थे, उसी से याद रहता था, और उसी के आधार पर हम अपना सवाल का जवाब सही करते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो पेपर पढ़ने का तो अब समय नहीं रहा है 71वीं बीपीएससी के लिए, परंतु जो पीछे का जो भी संग्रह है आपने नोट किया होगा तो उसको देखें। अगर वो भी नहीं नोट किया होगा तो आप बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप विभिन्न पब्लिकेशन का बुक्स में आप देख सकते हैं। हमारे इस अफसरनामा सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स से लगभग 200-250 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए अंत में इसका जो है जवाब लेते हैं, और वो है पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और जमुई, ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन है सी। A, B, C, D 4 ऑप्शन था, तो सही ऑप्शन है सी, यानी पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और जमुई। पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और जमुई में एक एक तारामंडल बनाया जाएगा। ये बिहार सरकार का डिसीजन है, ठीक है। और इससे जो है पटना के अतिरिक्त भी तारामंडल देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सवाल था। चलिए करंट अफेयर्स का जो इससे पहले हमारा अफसरनामा सीरीज का 5वां जो एपिसोड था उसका वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, और उसे आप ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह से अभी हम 3-4 सीरीज करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, और इसमें बिहार करंट अफेयर्स पर ज़्यादा मुख्य रूप से फोकस रहेगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।